चलो भैया। चलो, कल परसों हमने जो बात करी थी बेटा, वो उपराष्ट्रपति की बात कर ली थी हमने, है ना। देश में राष्ट्रपति और उसके बाद में देश में उपराष्ट्रपति, दोनों ही विषयों पर हमने बात कर ली थी। और कुछ बातें हम कुछ स्पेशल अनुच्छेदों की बात करेंगे। 2 अनुच्छेद इम्पोर्टेंट हैं, पेपर में आते हैं, नोट करके। हालांकि ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंध में है, ये आर्टिकल पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक तो आर्टिकल आपको याद रखना है, अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल का नंबर भी आपको याद रखना है, किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है। अब आर्टिकल नंबर 71 में क्या कहा गया है, देखिए, इसमें ये बोला गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई विवाद है, तो उसका निपटारा कौन करेगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई डिस्प्यूट मतलब कोई विवाद है, तो इसका निपटारा किसके द्वारा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट करेगा, या संबंधित राज्य का मतलब किसी राज्य का हाई कोर्ट करेगा, ये दोनों करेंगे, या भैया इनमें से कोई नहीं करेगा। चुनाव से संबंधित विवाद है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के, तो देखिए, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा उच्चतम न्यायालय और मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं SC मतलब सुप्रीम कोर्ट करेगा। अब इस आर्टिकल से 2 सवाल इम्पोर्टेंट बनते हैं। पहला सवाल तो इम्पोर्टेंट ये बनेगा बेटा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में अगर विवाद है, तो उस विवाद का निपटारा किया जाएगा। ऑप्शन होगा हाई कोर्ट के द्वारा, ऑप्शन होगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ऑप्शन होगा ये दोनों कर सकते हैं, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है कि इनमें से कोई नहीं करेगा। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद है, तो उच्चतम न्यायालय उसका फैसला करेगा, पहली बात। दूसरा सवाल याद रखो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा। ये बात किस आर्टिकल मतलब किस अनुच्छेद में कही गई है, तो ये आर्टिकल का नंबर भी आपको याद रखना है। आर्टिकल नंबर 71 में ये बोला गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में अगर कोई डिस्प्यूट है, तो वो आर्टिकल 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोल्व होगा। मतलब उच्चतम न्यायालय उसको क्या करेगा, सोल्व करेगा। अब देखो, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्या कोई भारत में ऐसा राष्ट्रपति हुआ है जिसके चुनाव को लेकर डिस्प्यूट पैदा हुआ था, विवाद हुआ था? आपने भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में मैंने बिल डिटेल बताया आपको। कोई भारत का ऐसा राष्ट्रपति रहा है जिसके चुनाव पर विवाद हुआ था?
तो अगर किसके चुनाव पर विवाद हुआ था पहले तो ये बताइए। बीवी गिरी, बरागिरी, वेंकटगिरी के चुनाव को लेकर विवाद हुआ था और केस करा था उनके ऊपर किसने है? बोलो। नीलम संजीव रेड्डी ने केस करा था। नीलम संजीव रेड्डी ने केस कर दिया था उनके चुनाव की वैधता को आधार बनाकर, और उन्होंने ये कहा नीलम संजीव रेड्डी ने कि जो बीवी गिरी का चुनाव है वो असंवैधानिक हुआ है, अवैध तरीके से हुआ है। तो भारत का कौन सा राष्ट्रपति ऐसा है जिसे सुप्रीम कोर्ट में अपने चुनाव की वैधता को स्पष्ट करने के लिए उपस्थित होना पड़ा था? तो बीवी गिरी। याद रखेंगे, भारत में इनके अलावा किसी भी राष्ट्रपति या किसी भी उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर विवाद नहीं हुआ है। एक ही केस है ये जो बीवी गिरी का है, और वहीं से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब सवाल ये सुनिए कि नीलम संजीव रेड्डी और बीवी गिरी के चुनाव के संबंध में जब विवाद हुआ तो वो विवाद किस अदालत के द्वारा सोल्व करा गया था? उच्चतम न्यायालय के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा, या भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, या संसद के द्वारा? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा। उच्चतम न्यायालय ने उसको सोल्व करा था बीवी गिरी के केस को। ठीक है, चलिए भैया, एक आर्टिकल और है जो कि इम्पोर्टेंट है, वो आर्टिकल है अनुच्छेद 72। बहुत इम्पोर्टेंट है आर्टिकल ये भी, 72 आता है क्वेश्चन पेपर में, बहुत बार ये सवाल यहाँ से पूछा गया है। देखो, पहली बात इसमें क्या है? राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति। क्या क्या मामला है इस बात को अगर हम देखें तो देखिए भैया, राष्ट्रपति निम्न अपराध के लिए दोषी करार दिए गए, राष्ट्रपति निम्न अपराध के लिए दोषी करार राष्ट्रपति निम्न अपराध के लिए दोषी करार दिए गए व्यक्ति की सजा को क्षमा कर सकते हैं। क्षमा कर सकते हैं। कौन कौन से मामले हैं? संज्ञेय विधि के विरुद्ध दंडित व्यक्ति को, संज्ञेय विधि के विरुद्ध दंडित व्यक्ति को, दूसरा सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति को, सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति को, तीसरा मृत्युदंड पाए हुए व्यक्ति को।
क्या क्या कर सकते हैं वो देखिए, लघुकरण कर सकते हैं, और लघुकरण का मतलब होता है बेटा सजा की प्रकृति को बदलना। सजा की प्रकृति को बदलना। परिहार कर सकते हैं, सजा की मात्रा को बदलना। कह रहे हैं विराम कर सकते हैं, सजा को कम करना या रोकना कह सकते हैं, और पूरी तरीके से क्षमा भी कर सकते हैं, मतलब पूर्णतः माफ कर देना। यह आर्टिकल नंबर 72 है और ये है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति अभी मामला क्या है, अभी तो आपने नोट डाउन करा है। देखिए, इस पर थोड़ी सी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। पहला सवाल ये सुनिए कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है वो आर्टिकल नंबर किसका हिस्सा है। पहला तो अनुच्छेद याद रखना आपको, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख है। यहाँ राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है, उपराष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति नहीं होती, पहले ये भी याद रखें, है ना। तो राष्ट्रपति ही किसी व्यक्ति की सज़ा को कम कर सकता है, माफ़ कर सकता है। ये केवल अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को अधिकार है। केवल किसको है, केवल राष्ट्रपति को अधिकार है। ठीक है, अब सवाल सुनने का है। सवाल पहला तो यही हो गया भैया कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 72। अब सुनो क्या क्या है। ये कह रहा है कि राष्ट्रपति निम्न अपराध के लिए दोषी करार दिए गए व्यक्ति की सज़ा को क्षमा कर सकते हैं। मतलब यह है कि सवाल यह है कि राष्ट्रपति किस व्यक्ति की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, रोक लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से अपराधी या कौन कौन से अपराध आएंगे। देखो, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने संघीय विधि के विरुद्ध दंडित व्यक्ति को, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जिसने केंद्रीय कानून का उल्लंघन करा है। अब एक होता है राज्य का कानून, मैंने आपको अनुसूची 7 पढ़ाई थी। अनुसूची 7 में 3 प्रकार की सूचियां थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। थी या नहीं थी। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो संघ सूची के विषयों, जो संघ सूची के विषय हैं उन पर बनाए गए कानून का उल्लंघन करेगा, संघ सूची के अंतर्गत आने वाले कानून का अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है और कोर्ट उसे सज़ा दे देता है, तो उस व्यक्ति की सज़ा पर रोक लगाने का, कम करने का, माफ़ करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को। बहुत अच्छी बात है, याद रखने वाली बात है भैया। संघ सूची के जो विषय हैं उन पर बनाए गए कानून का अगर कोई उल्लंघन करता है तो राष्ट्रपति ऐसे सज़ा प्राप्त व्यक्ति की सज़ा को कम कर सकते हैं, उनका लघुकरण कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून का उल्लंघन करा है, तो फिर उसकी सज़ा को कम करना, माफ़ करने का काम राज्यपाल का होगा। देखो, राज्यपाल की भी क्षमादान शक्ति है और राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है।
राज्यपाल ऐसे व्यक्तियों की सजा को माफ कर सकता है जिन्होंने राज्य के द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन करा है। क्लियर होगी बात। और राष्ट्रपति ऐसे व्यक्तियों की सजा को कम कर सकता है, माफ कर सकता है जिन्होंने संघ सूची के अंतर्गत बनाए गए कानून का उल्लंघन करा है और कोर्ट ने उन्हें सजा दे दी है। तो पहला याद रखो, संघ सूची के अधीन बनाए गए विषयों के खिलाफ अगर कोई काम करता है और कोर्ट उसे दंडित कर देता है तो ऐसे व्यक्तियों की सजा को कम करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। अच्छा, आपको पता होगा यह है सैन्य न्यायालय। सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति को, सेना किसके अधीन आती है भाई? केंद्र के। सेना किसके अंतर्गत आती है? केंद्र के। संघ सूची का विषय है या नहीं है? तो ये कह रहा है कि सैन्य न्यायालय, सैन्य न्यायालय मतलब जो कोर्ट, जैसा कोर्ट होता है ना वैसे ही जो सेना होती है उसका कोर्ट होता है, उसे कहते हैं सैन्य न्यायालय। आपने अंग्रेजी में नाम सुना होगा कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल सुना ना? तो कोर्ट मार्शल का मतलब ये है, कोर्ट अदालत, न्यायालय, मार्शल मतलब सेना का। उसमें केवल और केवल सेना के ही जो केस होंगे वो हैंडल होते हैं सैन्य अदालत में, सैन्य न्यायालय में। तो न्यायालय क्या तो अदालत क्या तो बात एक ही है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है तो ऐसे व्यक्ति की सज़ा को भी राष्ट्रपति कम कर सकता है, माफ़ कर सकता है, ठीक है, उस पर रोक लगा सकता है। तो पहला कौन हो गया? ऐसा व्यक्ति जिसने संघीय कानून का उल्लंघन करा है, ऐसा व्यक्ति जिसने संघीय कानून का उल्लंघन करा है, ऐसे व्यक्ति की सज़ा को राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जिसे सैन्य न्यायालय ने दंडित करा है, ऐसे व्यक्ति की सज़ा को वो माफ़ कर सकता है। तीसरा कह रहे हैं मृत्यु दंड पाए हुए व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति जिसे कोर्ट ने मौत की सज़ा सुना दी है, ऐसा व्यक्ति जिसको कोर्ट ने मौत की सज़ा सुना दी है, ठीक है, सजाए मौत दी है, तो ऐसे व्यक्ति अंतिम रूप से दया याचिका किसके पास लगाते हैं? राष्ट्रपति के पास लगाते हैं। तो राष्ट्रपति उस याचिका पर गौर करता है, उसको देखता है और उसके अकॉर्डिंग जो उसे लगता है वो फैसला लेता है राष्ट्रपति। तो 3 प्रकार के केस हो गए, इनको आप ध्यान से सुनें। पहला सवाल ये है कि अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ हैं, तो क्या राष्ट्रपति किसी भी प्रकार की सज़ा को माफ़ कर सकता है? 3 प्रकार की कैटेगरी बनती है। ऐसा व्यक्ति जिसे कोर्ट ने मौत की सज़ा सुना दी है, उस फैसले को पलट सकता है राष्ट्रपति, ठीक है, कम कर सकता है, रोक लगा सकता है, बरकरार भी रख सकता। अगर कोर्ट कहता है कि इस आदमी को भैया फांसी होगी, तो राष्ट्रपति भी कह देता भाई ठीक है, अपराधी इतना जघन्य है तो फांसी होनी चाहिए उसको, ठीक है। अभी आपने सुना होगा कि 26/11 हुआ था भारत में, मुंबई केस हुआ था या नहीं हुआ था? उसमें एक आतंकवादी पकड़ा गया था, कसाब पकड़ा गया था। तो आपने सुना होगा कि कोर्ट में मुकदमा चला, उस मुकदमे में अदालत ने फैसला सुनाया कि कसाब को फांसी की सज़ा दी जाएगी। सुना होगा नाम आपने। फिर कसाब की तरफ से वो याचिका लगाई गई, कहाँ? राष्ट्रपति के पास में अनुच्छेद 72 के तहत, और राष्ट्रपति ने उसे रिजेक्ट कर दिया, मतलब खारिज कर दिया। राष्ट्रपति अगर खारिज कर देता है तो इसका मतलब यह है कि कोर्ट का जो फैसला वो बरकरार है, कोर्ट का जो फैसला है वो बरकरार है। और फिर उस आतंकवादी को फांसी हुई थी, ठीक है। तो किसी व्यक्ति को मौत की अगर सज़ा दी गई है तो राष्ट्रपति उसमें इंटरफेयर कर सकता है। सैन्य अदालत ने अगर किसी व्यक्ति को दंडित करा है तो राष्ट्रपति उसे कम कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। या फिर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने केंद्रीय कानून का या संघ सूची के विषयों पर बनाए गए कानून का उल्लंघन करा है और कोर्ट ने उसे दंडित कर दिया है, तो ऐसे व्यक्ति की सज़ा को भी राष्ट्रपति कम कर सकता है। राष्ट्रपति सज़ा के मामले में क्या क्या कर सकता है? देखिए, जैसे कह रहे हैं कि लघुकरण करना। लघुकरण में क्या होगा? जो सज़ा की प्रकृति है वो बदली जाएगी। सज़ा की प्रकृति को बदलना, सज़ा के नेचर को बदलना है। देखो, सज़ा तो वही है। अगर किसी आदमी को, समझिए, किसी आदमी को मौत की सज़ा सुना दी है तो मारना ही तो है ना। अब कह रहे हैं कि भैया इसे मौत की सज़ा दी जाएगी, चौराहे पे फांसी दी जाएगी, ठीक है। तो राष्ट्रपति मौत की सज़ा का
नेचर बदल सकते हैं, सज़ा तो वो ही रहेगी। देखिए इसका अर्थ समझ लीजिए, सज़ा की प्रकृति बदलने का मतलब क्या होता है, सज़ा तो वही है, मरना ही मरना है उस आदमी को, लेकिन उसका नेचर बदल जाएगा कि फांसी ना दे के, है ना, कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दिया जाए जहरीला जिससे उसके प्राण निकल जाए। समझो मेरी बात को। तो सज़ा तो मौत की है ना, लेकिन उसका नेचर बदला या नहीं बदला, उसका तरीका बदल गया अब। तो राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की जो सज़ा है उस सज़ा की प्रकृति को बदल सकता है, और प्रकृति का बदलना लघुकरण कहलाता है। कह रहा है परिहार में क्या होता है, राष्ट्रपति सज़ा की मात्रा को बदल देते हैं। सज़ा की मात्रा मतलब देखो, इसमें सज़ा की मात्रा बदली गई है। मात्रा का मतलब होता है कि अगर किसी आदमी को 20 साल की सज़ा हुई है तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति की सज़ा को, है ना, जैसे 20 साल की सज़ा और 10 लाख का जुर्माना लगाया गया है, तो ऐसी स्थिति में वो हो सकता है कि जुर्माना ना वसूलें, 20 साल की सज़ा रहने दें, ये जुर्माना बढ़ा दें, जुर्माना 20 लाख का कर दें, सज़ा 5 साल की कर दें, ये भी हो सकता है। तो उसे कहते हैं सज़ा की मात्रा बदलना, सज़ा की मात्रा बदलना। ठीक है, तो प्रकृति में सज़ा तो वही रहेगी, लेकिन अलग तरीके से वो सज़ा दी जाएगी। सज़ा की मात्रा बदलने का मतलब क्या होता भैया, हाँ, सज़ा की मात्रा बदलने का मतलब है कि जो सज़ा है, हाँ, उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो वैल्यू है वो चेंज करनी है। तो ठीक है, विराम का मतलब क्या है, सज़ा को कम करना या रोक देना। और क्षमा का मतलब तो भैया पूर्णतः क्षमा है ना, पूर्णतः माफ़ कर देना, जो अपराधी है उसे छोड़ देना। तो आप खुद एक अनुमान लगाओ, क्या राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सज़ा को यूं ही माफ़ कर देगा? जैसे मान लो एक आदमी है और उस आदमी ने जघन्य अपराध करा है। जघन्य अपराध का मतलब ऐसा अपराध जो माफ़ी के लायक नहीं है, माफ़ी के लायक नहीं है, ऐसा अपराध अगर किसी ने करा है और कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि इस आदमी को फांसी होगी, ये तय बात है, और कोर्ट ने उसे फांसी की सज़ा दे दी है, तो ऐसे में राष्ट्रपति आर्टिकल 72 का सहारा लेकर उस व्यक्ति की सज़ा को माफ़ कर दे। अगर राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति की सज़ा को माफ़ कर देता है जिसका अपराध माफ़ी के लायक ही नहीं है, इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। फिर ये नहीं कर रहे, तो राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन करा है, उसी दिन महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भाई खतरा तो राष्ट्रपति के लिए भी है ना। भाई एक बात बताओ, तुम सबके सामने चोरी करके छीना चोरी कैसे कर सकते हो, है? इसलिए जितने, अभी तुमने नाम सुना होगा कि जो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, प्रणब मुखर्जी जब देश के राष्ट्रपति बने तो जितने भी केस उनके पास में ऐसे थे जो फांसी की सज़ा के थे, पेंडिंग पड़े हुए थे, उन्होंने वो सब फाइलें उठवाई और सब जो रिजेक्ट करा दी। रिजेक्ट का मतलब खारिज, और खारिज का मतलब है कि कोर्ट का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का वो माननीय है। और फिर उसके बाद में जो भी आतंकवादी थे, जेलों में बंद थे, उन्हें लाया गया बाहर और फांसी दी गई। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि अगर राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सज़ा को यूं ही कम कर देंगे, उसमें तर्क देखा जाएगा, उसमें चीज़ें देखी जाएंगी। ठीक है, तो दोनों आर्टिकल इम्पोर्टेंट थे। आर्टिकल 73, 73 तो हमें करना नहीं है, और हम सीधे चलते हैं अब